हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो तीसरी क्लास है हड़प्पा सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें एक नया टॉपिक है नगर नियोजन। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगरीय, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये थी नगरीय सभ्यता। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगर को दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो था वो आवासीय भाग था, जबकि पश्चिमी जो भाग है यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था। ऊंची ऊंची दीवारें थीं और टीले टाइप का था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। एक इसमें अपवाद आता है लोथल का। ये लोथल एक स्थल जगह है गुजरात के अंदर। इसमें मुख्य मार्ग, जो दरवाजे थे, मुख्य मार्ग पर खुलते थे। जबकि यहाँ दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो स्थल है उसमें जो मुख्य मार्ग हैं वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे दरवाजे उनके। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, जिसमें रसोई और आंगन होता था। उनमें सीढ़ियों का भी ज्ञान था उन लोगों को। और कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से लगभग ये बताया जाता है कि ये कितने थे, 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था भी थी, यानी कि तालाब भी बने हुए थे। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल भी होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। ये इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। और इन घरों में ईंटों का प्रयोग करते थे, जिनका आकार 4x2x1 में होता था। अब इसकी राजनीति के बारे में बात कर ले। ऊपर जो बात करी हमने नगर नियोजन की करी, अब करते हैं राजनीतिक स्थिति। इनकी राजनीतिक स्थिति में क्या थी? ये माना जाता है कि जानकारी अभाव है। राजनीतिक तौर से अगर जितने भी विशेषज्ञों ने ये बात बताई है तो उन्हें जानकारी पुख्ता रूप से नहीं मिली है। ये बताया है कि संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ये बताया केवल राजनीतिक स्थिति में। अब इसकी सामाजिक स्थिति में क्या है, तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, मात्र सत्तात्मक परिवार होता था, पितृ सत्तात्मक नहीं होता था। क्या होता था? मात्र सत्तात्मक। जो घरों की मुखिया हुआ करती थी वो लेडीज हुआ करती थी। अब समाज जो है 4 भागों में बांटा था इन्होंने। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया। यहाँ से बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्ति मिली है। यहाँ शांत प्रिय लोग थे और यहाँ पर जो है पुरुष और महिला श्रृंगार करती थी तथा जेवरात पहनती थी। लोग अगर ये मानते हैं कि लोग यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी भी रहते थे। यहाँ पर शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनमें लोकप्रिय खेल था। वहीं ये आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। अगर इनकी अंतिम संस्कार की बात करें तो ये 3 विधि से होती थी: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ये इनकी जो है अंतिम संस्कार में 3 विधियां महत्वपूर्ण रही थी। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान भी मिलता है। देखो, अब बात कर लें धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति में ये प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष और महिलाएं देवताओं को पूजती थीं। इस काल में देवताओं की मूर्ति भी मिली है, लेकिन यहाँ पर मणि बनाना आरंभ नहीं हुआ था। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोना में विश्वास करते थे। ये बलि प्रथा पे विश्वास करते थे। और कालीबंगा से हवन कुंड मिला है। यहाँ वृक्ष पूजा, जल पूजा और लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास कर रखते थे। इन्हें ध्यान और योग का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर अध शिवा का चित्र भी देखने को मिलता है। सर जॉन मार्शल कहते हैं ये पशुपति की है। पंचतंत्र जो पुस्तक लिखी है वो विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसमें लोथल के साक्ष्य मिले हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो, आर्थिक स्थिति की। तो ये आर्थिक स्थिति जो है कृषि पर आधारित थी। अधिशेष उत्पादन होता था।
जिन्हें बड़े बाजारों और शहरों में बेचा जाता था, जैसे जौ, गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी आदि फसलें थीं। चावल और बाजरे का ज्ञान इन्हें नहीं था। ये इंपॉर्टेंट्स है कि क्या इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता में जो है चावल व बाजरे का इन्हें ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के जबकि साक्ष्य में भी मिले हैं। रंगपुर से चावल की भुस्सी मिली है। ये रंगपुर जो है उत्तर हड़प्पा स्थल क्षेत्र है। सुतकोई ये गुंड कोड है अफगानिस्तान के अंदर। ये यहाँ पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से जलाशय मिले हैं। ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में खरगोश, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि इनके लोकप्रिय पशु थे। इसके साथ साथ में ऊंट, घोड़ा और हाथी ये इन पशुओं से परिचित नहीं थे। जबकि अगर बात करें तो घोड़ा, राना कुंडई बलूचिस्तान में एक जगह है, यहाँ घोड़े के यानी कि दांत के साक्ष्य मिले हैं। और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। यहाँ से जो व्यापार होता था विदेशों से होता था, विदेशी स्तर से। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। मेलुहा जो होता है वो नाविकों का देश है। अंतरजीखेड़ा से लोहे के साक्ष्य होने के अवशेष मिले हैं। मेहलुआ हाजा मोर के लिए प्रयुक्त पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये सारगोन अभिलेख से कपास को सिडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। ये बात सबसे पहले जो कपास की खेती हुई है वो भारत में ही हुई है। दिलमुन यानी बहन और आखन ओमान मध्य वर्ग का कार्य थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होती थी, यानी कि आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। यहाँ पर सोना और चांदी का भी प्रयोग करते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर कांस्य चलता था, और जो कांस्य जो होता है वो तांबा और टीन का मिला हुआ होता है। बालाकोट जो पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ से शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं। अब देखो लिपि की अगर बात करें तो लिपि का जो अध्ययन होता है वो पोलियोग्राफी के तहत हुआ था। लिपि का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। ये केवल क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा गया है इसको। इसमें लगभग जो है 375 से लेकर 400 भाव मिलती हैं, मतलब लिपियां मिलती हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर पढ़ने का भी प्रयास करा है तो आई महादेवन, जो इन्होंने पढ़ने का कोशिश करी, लेकिन ये भी क्या रहे? असफल रहे। अब मोहरे की बात करें तो मोहरे 3 तरीके की चलती थी, धातु की, पत्थर की और मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति मिली है। देमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर के पुरोहित राजा की मूर्ति, टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्ति है। ज्यादातर मोहरे क्या है? सैलकड़ी की थी। ज्यादातर मोहरे चौकोर रूप से हुई। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान का घोतक होती थी। ये मोहरों का एक सिंगा यानी कि एक सरंगी सबसे ज्यादा देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें मिली हैं। कुबड़वाला सांड का चित्र मिला है। अब बात कर ले देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। इसके पतन के कारण में देखो सबसे पहले नंबर पर स्टेटमेंट दिया है गार्डन चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर के अनुसार। ये बताया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता ही वो आर्यों के आक्रमण से समाप्त हुई है। दूसरे नंबर पर जो बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो किससे हुआ है? बाढ़ से। ये बात किसने कही है? तो S.R. राव, सर जॉन मार्शल और पेकी के अनुसार इन्होंने तीनों ने मिलकर ये बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विनाश हुआ है वो बाढ़ से हुआ है। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि ये प्रशासनिक शिथिलता से हुआ है। अमनानंद घोष ये इन्होंने बताया है कि ये जलवायु परिवर्तन से हुआ है। U.R. कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। मधु स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया है। अगर निष्कर्ष की अगर बात करें तो देखो निष्कर्ष में इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण रहे हैं। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा ये पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल थे। रंगपुर जोधी ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। और अंत में अगर बात करें तो भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। चांदी मुख्य राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त हुई थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से
लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य भी मिले हैं। देखो, इस प्राचीन सभ्यता के जो अभिलेखों के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।